Hi friends, this is Karn and welcome to Karn IAS BCS Academy. फ्रेंड्स, हम लोग जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हेतु जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं उसका सेट नंबर आज 2 है। सेट 1 अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ जो हेड मास्टर यानी प्रिंसिपल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी के द्वारा 2022 में, उसका भी सेट अपलोड किया जा चुका है, जो आप प्रीवियस ईयर के तौर पे देख सकते हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए एज इट इज़ तो आपको कर्न आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप सर्च भी कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जीके जीएस 100 क्वेश्चन एंड इसका मैथ कब देखेंगे। इसका जो मैथ रीजनिंग वाला पार्ट है वो आपको मिलेगा इसका सेकेंड वीडियो में, बट फर्स्ट वीडियो में केवल और केवल जीके एंड जीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्या कह रहा है, कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती है। यानी कौन सी गैस रक्षा करती है, तो ऑप्शन डी ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 यानी ऑक्सीजन के 3 अणु होता है। अब जो ओजोन परत है एक्चुअली सबसे पहले निचला कौन है, क्षोभ मंडल, बीच में समताप मंडल, बाद में तो ये जो समताप मंडल है इसी का जो मिडिल वाला पार्ट है यानी 22 किलोमीटर या 32, ऐसे तो एग्जैक्ट बोले तो 32 से 60 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है। बट मोस्ट जो ज़्यादा डेंस है वो कहाँ पर है, सघन है, वो 22 से 30 किलोमीटर के आसपास है। इससे रिलेटेड एक प्रोटोकॉल है यानी एक समझौता है, वो 1987 में हुआ था, जिसका नाम क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और सबसे सर्वाधिक जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। और सबसे प्रथम बार ओजोन परत की छिद्र की पता कहाँ चला था, तो 1900 कब चला था, 1985 में। एक सवाल और आपके दिमाग में आ रहा होगा, ओजोन छिद्र मतलब क्या होता है, ये छेद हो जाता है? जी नहीं। एक्चुअली मान लीजिए अभी ओजोन परत इस तरह से है, लेकिन जब इसका होल होने लगता है तो ये इस तरह से कम हो जाता है। तो ये देख सकते हैं इस तरह, ये जो पतला पहले ये रहता है 300 यूनिट पे, लेकिन जब होल होने लगता है तो ये 222 यूनिट पे आ जाता है, तो ये माना जाता है कि इस पर होल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा किया जाता है, यानी लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है, तो परत जो चढ़ाया जाता है वो जस्ता का, यानी ऑप्शन सी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। जब जंग लग जाता है तो लोहे पर जंग लगने के बाद क्या होता है, तो जो फेरिक ऑक्साइड हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से जंग लग जाता है और इसको जस्ता के जो लेयर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा बात की जाए तो लोहे के ऊपर अगर बात की जाए तो जो अल्मुनियम पेंट है ना, अल्मुनियम पेंट अगर इसको भी कर दिया जाए, इससे भी जंग से बचा जाता है या बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, सितारों का जगमगाहट का कारण डैश है। तो सितारा क्यों जगमगाता है, उसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वैसे भी आप एक चीज़ ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हैं कि किसी चीज़ का होता है ना, अपने स्थल से ऊपर दिखना, तिरछा दिखना, पहले दिखना, बाद में दिखना, ये सब अपवर्तन के ही कारण होता है। ठीक है। तो सितारों का जो जगमगाहट है वो वायुमंडलीय अपवर्तन है। इसमें होता क्या है, इससे रिलेटेड एक स्नेल्स लॉ है। क्या है स्नेल्स लॉ, बराबर होता है साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय साइन आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है, इसका आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती है। क्या कर रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। किस हिस्से में होता है, तो हिस्सा होता है पाचक कक्ष। क्या होता है, पाचक कक्ष। इसमें होता है, इसमें क्या होता है, तो गीले गोबर के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस निकलता है। ठीक है। मीथेन गैस मतलब CH4 निकलता है जब गोबर सड़ जाता है, और इसी को उपयोग करके खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। और मीथेन कहाँ से निकलता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो मीथेन निकलता है एक तो गोबर गैस से, दूसरा प्राकृतिक रूप में लगभग धान के खेत से। जी हाँ, धान के खेत से भी मीथेन निकलता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। उसके बाद बात की जाए तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है, उसमें प्रोड्यूसर गैस में 70% नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, 70% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट, एक वायु प्रतिरोध R को एक सेल से जोड़ा गया
जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध में धारा के अधिकतम मान के लिए क्या हो सकता है? तो अधिकतम मान क्या हो सकता है? जो इंटरनल है रेसिस्टेंस यानी आंतरिक जो प्रतिरोध है उससे R कम होगा, यानी जो बाहर का जो प्रतिरोध है बाह्य प्रतिरोध लेस देन R इंटरनल प्रतिरोध से। इसको फॉर्मूला के तौर पे भी देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए वाई प्रतिरोध मान लीजिए I है, I बराबर E अपॉन R प्लस R, यानी छोटा r बड़ा R, इस तरह से। वही R क्या है? R है वोल्ट अपॉन I, या ऐसे भी आप ओम्स लॉ के पढ़े होंगे, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के यह पढ़े ही होंगे आप। इसको ओम्स लॉ भी कहते हैं, ये सिंबल है। नेक्स्ट, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का यानी फैट्स का डाइजेशन होता है? तो फैट्स का डाइजेशन कहाँ से होता है? तो छोटी आंत से ही, छोटी आंत से हो जाता है फैट्स यानी पाचन जो वसा का डाइजेशन। अब बात करें तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? ये भी एक तरह से छोटी आंत में ही होता है, लेकिन वाटर जो पानी अवशोषण होता है वो कहाँ जाके? तो बड़ी आंत में। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यानी छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे 5 तरह का जूस निकलता है, यानी इसको क्या कहते हैं? इरिप्सिन। एक इरिप्सिन निकलता है, दूसरा मल्टेज, उसके बाद सुक्रेज, उसके अलावा लैक्टेज, उसके अलावा लाइपेज। तो जो लाइपेज है वो फैट्स को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ये 5 तरह का कौन कौन है? आप बोलिए मेरे साथ एक बार, इरिप्सिन, मल्टेज, सुक्रेज, लैक्टोज और लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से कौन सी एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान रहे, नहीं वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या है गलती होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो कौन सा नहीं है? तो जो जंगल है वो कृत्रिम नहीं है, ये चूँकि जंगल नॉर्मली डेवलप होता है। वही फसल आप लगा सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं, मछली घर एक्वेरियम मतलब बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक है, लेकिन जंगल प्राकृतिक नहीं है। अगर आप ऑप्शन देखिए तो आसानी से आ जाएगा। इस तरह देखिए, आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो प्रथम बार यूज़ किया गया था कब? 1869 में। किसने यूज किया था? तो अर्नेस्ट हैकेले ने। ठीक है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम A.G. टॉन्सले ने 1932 में दिया था। ठीक है, यानी शब्द की बात किया जाए तो हैकेले ने, लेकिन अगर पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम कब क्लियर हुआ? 1932 में। और ये किसने कहा था? तो A.G. टॉन्सले। किसने? A.G. टॉन्सले ने। नेक्स्ट, इसका मेनली जो इकोसिस्टम, इसका मेनली 2 ही घटक होता है, मेनली 2 घटक। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी जैविक और अजैविक घटक। नेक्स्ट, जायद मौसम के दौरान किस फसल का उत्पादन होता है? तो किस फसल का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए तरबूजा। कब होता है? तरबूजा। और सवाल है जायद मौसम होता कब है? तो जो मई जून में बोई जाता है और जुलाई अगस्त में फसल काट लिया जाता है। इसका कुछ और उदाहरण है जायद फसल का, कौन कौन है? उड़द है, मूंग है, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब है। वही रबी फसल की बात की जाए तो रबी फसल जो है वो ठंडा में बोया जाता है। सवाल है ठंडा कब? और गर्मी मौसम में इसको पकने के लिए मतलब समय लगता है। खरीफ फसल की बात, रबी फसल यानी ठंडा फसल के लिए फेमस है, जबकि खरीफ फसल की बात करें तो जून जुलाई यानी बरसात के मौसम में। आप याद कैसे रख सकते हैं? तो जो बारिश है वो एकदम स्ट्रेट होता है, खरा खरा होता है, तो मैंने इसी तरह से याद किया था खरीफ फसल यानी खरा खरा। तो खरीफ फसल बारिश के समय में क्या किया जाता है? बुआई किया जाता है, जबकि नवंबर या अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? फ्रेंड्स ध्यान रहे, नहीं है। तो जो नहीं है कौन सा है? तो ऑप्शन डी है तारों का टिमटिमाना, यानी ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना प्रकाश का क्या है? नहीं है, उदाहरण नहीं है। ये प्रकाश का अपवर्तनांक है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्शन है ये। और फिर प्रकाश का प्रवर्तन, एक्चुअली प्रकीर्णन होता क्या है? तो प्रकाश का जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल कण, इस तरह से मान लीजिए धूल कण, अन्य पदार्थ, अत्यंत सूक्ष्म कण हो, इसके
द्वारा इस पर जब लाइट मतलब इंसिडेंट करता है तो इधर उधर स्कैटर हो जाता है, इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन विक्षेप यानी फैल जाना। ठीक है, ये होता है। अब सूर्य के बैंगनी रंग का बात की जाए, जो प्रक्षेपण है सबसे अधिक होता है। ठीक है, यानी जो सनलाइट है उसका जो बैंगनी रंग है उसमें प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, यही वजह है कि आसमान नीला दिखता है। दूसरा, लाल रंग का सबसे कम होता है और इसलिए वो उसको जो खतरे की निशानी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन इसमें कौन कौन सा है? प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है? आकाश का नीला रंग, सूर्यास्त तथा सूर्य के समय लाल रंग होना। एक फ्रेंड्स और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सूर्य अस्त और सूर्य मतलब उदय में 2 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने का? 2 मिनट, यानी 2 मिनट पहले दिख जाता है। दिन टोटल कितना हुआ? 4 मिनट। और समुद्री गहरे में जल का रंग। नेक्स्ट, निम्न में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? यानी क्वेश्चन कितना है? 60। कितने कक्षीय हृदय? 4 कक्षीय। तो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी मगरमच्छ में। ऑप्शन बी मगरमच्छ में। और ये कौन सा संघ के अंतर्गत आता है? तो कोरडेटा। कौन संघ? कोरडेटा संघ के प्राणी है। और ये मेढक की बात की जाए, मेढक ये एम्फीबियन है। ठीक है, जिसमें 3 हृदय होता है। वही अगर बात की जाए मछली का, तो मछली में 2 ही हृदय होता है। नेक्स्ट, ब्यूटेन का संरचना क्या होता है? किसका? ब्यूटेन। तो उसके लिए जरूरी है पहले आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला पता हो। ये जो अल्केन ग्रुप का होता है, अल्केन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है C4H2N+2। ये नंबर ऑफ N जो है नंबर ऑफ कार्बन है। यहाँ पे देख लीजिए कितना है। तो कार्बन 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन है। तो 4 दूनी 8 + 2 यानी 10 यानी C4H10। क्या होगा? C4H10। अब ऑप्शन से देखिए C4H10 किस में है? इसमें देखिए H कितने? 3 3 6 2 8, ये खत्म। इसमें और कम है, इसमें और कम है, ऑप्शन डी। यानी आपको फॉर्मूला एक्चुअली पता होना चाहिए कि क्या होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार कीजिए। सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल या मगरमच्छ। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से वह विशेषता चुनिए जो इन सभी जानवरों में पाई जाता है, यानी कॉमन है। तो सभी जानवरों में जो पाई जाने वाला है वो क्या है? ये सभी अंडा देता है। ठीक है, कोष्ठ अभी हृदय जस्ट ऊपर देखें कि मेढक का अलग है, घड़ियाल का अलग है, तो ये तो होगा ही नहीं। जल एवं स्थल दोनों पर आता है। तो देख लीजिए जो मगरमच्छ है और सांप है या छिपकली है, ये सब जगह नहीं रहता है। इनके शरीर सल से ढले रहते नहीं। आपका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा ऑप्शन पे फोकस कीजिए और अपने बुद्धिमत्ता को विचार किए बिना आप ऑप्शन के बुद्धिमत्ता पर विचार कीजिए और बेहतर तरीके से आंसर फाइंड कीजिए, ताकि आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो बेहतर तरीके से सटीक के साथ काम कर सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? यानी जीव जो है वो किस वर्ग का है? तो एक एक देखते हैं, जैसे कि छिपकली, चमगादड़, कलचीरी एंड बिच्छू। ठीक है, तो किस वर्ग का है? स्तनधारी, जो छिपकली, सरीसृप, पक्षी एंड कीट, ये किस वर्ग का है? तो एक्चुअली डी, ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। छिपकली सरीसृप का है, चमगादड़ चूँकि स्तनधारी है, उसके बाद कलचूरी पक्षी है और बिच्छू जो है कीट है। देखिए आपको फ्रेंड्स यहाँ अगर ऑप्शन से देखिएगा तो पहले आपको इतना तो जरूर पता होगा कि चमगादड़ है वो क्या है? स्तनधारी है। अगर ऑप्शन देखिए तो पहला नंबर ऑप्शन डी खत्म, सॉरी पहला ऑप्शन खत्म, क्योंकि चमगादड़ सेकेंड नंबर स्तनधारी है ही नहीं। फिर एक छिपकली के बारे में नहीं पता, लेकिन हमको पता है चमगादड़ है वो स्तनधारी है। तो 2 नंबर पर क्या दे? सरीसृप, ये खत्म। फिर 3 नंबर पर देखा जाए तो फिर से सरीसृप है, ये खत्म। यानी सिर्फ अगर आपको एक चीज़ पता हो क्या कि चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है, तो भी आपका काम आसानी से चल जाता। इसलिए ऑप्शन पे फोकस करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? जो नहीं होता है ऑप्शन ए है अल्कोहल और ग्लूकोज। अल्कोहल और ग्लूकोज में क्या होता है? इसका नहीं होता है। फिर सवाल है क्यों नहीं होता? तो अल्कोहल और ग्लूकोज दोनों को दोनों क्या है? कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक है। यानी विद्युत का कुचालक है कार्बनिक यौगिक। और अल्कोहल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, चूंकि OH अल्कोहलिक ग्रुप है इसलिए OH सेपरेट तरीके से आपको मिलेगा।
ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप बचपन से ही याद कर ही रहे हैं। नेक्स्ट, रिंग बॉम किस प्रकार की बीमारी है? तो किस प्रकार का ये? ऑप्शन बी कबकिया यानी फंगल है। और जो भी दाग खाज खुजली सब है ना, ये सब कबकिया ही है, दाग खाज खुजली है। जैसे कि एथलीट फुट, ये भी है कबक के कारण, खाज है ये भी है, दाग है ये भी है। अगर प्रोटोजोवा की बात करें जाए तो मलेरिया है, काला जर है, पायरिया यानी जो आपके नहीं बल्कि किसी के दांत से जो ब्लड आता है वो पायरिया की वजह से होता है। जो पायरिया है वो प्रोटोजोवा जनित रोग है। नेक्स्ट, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो ब्रेड को फुलाने के लिए ईस्ट, ऑप्शन बी मिलाई जाती है। और इसमें ब्रेड को फुलाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाता है आजकल। मतलब जो जैसे कि आप ये खा रहे होंगे कभी छोले भटूरे, वहाँ पे ईस्ट कम सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में सूचित करेगा या रेखांकित करेगा? आपने अगर आपका बचपन समान गुजरा होगा तो आपने जरूर चुंबक कहीं न कहीं लटकाया होगा खेलने के लिए। तो उत्तर दक्षिण यानी नॉर्थ साउथ दिशा में हमेशा रहता है। किस दिशा में? नॉर्थ साउथ दिशा में हमेशा घुमा रहता है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चुंबक के दो किनारे, ठीक है, चुंबक के बीच चुंबक की जो ज्यामितीय लंबाई है वो होता है, मान लेते एल जी है। और दंड चुंबक की लंबाई की बात की एल जी, इसका जो होता है कितना? 5/6 LG। और ये तो जान ही रहे हैं कि जो सेम ध्रुव होगा, ठीक है, मानिए नॉर्थ नॉर्थ, इसके बीच में रिपल्सन होगा तो यानी प्रतिकर्षण बल, और अपोजिट होगा तो फिर क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिव यानी आकर्षण बल। नेक्स्ट, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। किसके माध्यम से प्राप्त करता है? तो प्लेसेंटा यानी ऑप्शन यानी प्लेसेंटा के माध्यम से अपना बीजांडासन के रूप में ये अपना पोषण करता है। एक मतलब डोरी से, एक तो डोरी की तरह रहता है जो नाभि रज्जु के साथ जुड़ा हुआ होता है, माँ के संपर्क में आता है, इसलिए जब बच्चा का जन्म होता है इसको मतलब नाभि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए, एक सवाल और आता है, जो रिलैक्सिन हार्मोन है वो किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है? जो रिलैक्सिन है वो अंडाशय द्वारा रिलीज किया सेक्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 69, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट, यानी क्या नाम है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट। और इसका फुल सूत्र क्या होता है? तो CuSO4.5H2O। क्या होता है? CuSO4.5H2O। वही अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात की जाए, इसका क्या होता है? तो होता है KNO3 पोटेशियम। वही आयरन की बात की जाए, ये जो आवर्त सारणी का 18वें ग्रुप का ये मेंबर है, यानी जो अक्रिया गैस है उसका ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई पड़ता है। यानी दूसरे कमरे में कोई बात कर रहा है, आप ध्वनि तरंग के किस कारण सुन पा रहे हैं? तो ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन के कारण आप सुन पा रहे हैं। अब सवाल है, डिफ्रैक्शन कहते किसको है? तो जैसे मान लीजिए ये एक दीवार है, आप कह रहे हैं जब ध्वनि तरंगे जो अवरोध है माने दीवार से टकरा के जिस साइड मुड़ जाता है, माने इस डायरेक्शन गया और दीवार से टकरा के इस डायरेक्शन मुड़ गया, इसी टर्निंग को क्या कहते हैं? मुड़ जाना को क्या कहते हैं? ध्वनि का विवर्तन या डिफ्रैक्शन। एक सवाल और पूछा जाता है कि व्यतिकरण किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये ध्वनि का तरंग है, ठीक है, उसी पे एक और तरंग आके उस पर क्या कर जाए, मतलब अध्यारोपित हो जाए, तो पुनः जो ऊर्जा का जो वितरण होता है, यानी ये जो फिर से एनर्जी जो वितरण होता है, ठीक है, इसी क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ये आपको कहाँ दिखेगा? NH पे जब कोई तेल उल यानी चारकोल या कोई भी गिर जाता है, जो फिल्म बनता है, उसको यहाँ आप व्यतिकरण के रूप में देख सकते हैं। अब मान लीजिए ये दीवार है, ये कहता है किसी हॉल का अगर इको से आपको बचना है तो कम से कम दीवार लंबाई होना चाहिए 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। और मानव शरीर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के 20 ध्वनि को सुन सकता है। उससे पहले अगर आप सुन रहे हैं तो आप मानव नहीं हैं। पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी बोन को बोन से कौन कनेक्ट करता है? तो लिगामेंट, ऑप्शन डी लिगामेंट इन अस्थि बंध। लिगामेंट क्या करता है?
पेशी मैंने बोन को बोन से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या कर टेंडन क्या करता है, टेंडन जो है वो बोन एंड मसल को कनेक्ट करता है। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है, तो किसका इकाई है, दूरी का। और ये मतलब बीपीएससी में कम से कम 10 बार अभी तक पूछा जा चुका होगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है। प्रकाश वर्ष में क्या मेजर किया जाता है, दूरी का है। इस तरह से ये कई बार पूछा जाता है। सवाल है 1 प्रकाश वर्ष यानी 1 प्रकाश लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 लाइट ईयर होता है 9.4646 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, वही अगर 1 पारासेक यानी सबसे बड़ा इकाई है पारासेक, इसका कितना होता है, तो 1 पारासेक बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। 3.6 लाइट ईयर होता है 1 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, पेनिसिलियम एक डैश है। पेनिसिलियम एक क्या है, एक कवक है, यानी ऑप्शन बी है, कवक है। ठीक है, और ये एंटीबायोटिक तो पहला एंटीबायोटिक है, तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसकी खोज किसने किया था, इसके जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब किया था, 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या था, कब किया था, 1928 में। हालांकि इसके अलावा और कई एंटीबायोटिक भी है। अब सवाल है एंटीबायोटिक का यूज कहाँ होता है, जो जीवाणु है, जीवाणु को निष्प्रभावी बनाने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। और ऐसे संक्रमक कारक जिसमें केवल प्रोटीन हो, ठीक है, ओनली प्रोटीन हो तथा न्यूक्लिक अम्ल, जैसे कि प्रोटीन एंड, ऐसे तो कोरोना वायरस में फैट्स भी है, बट जिसमें सिर्फ प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल हो उसको क्या कहते हैं, फ्लोएम, उसको कहते हैं फ्लोएम कहलाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, किसके दौरान, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ऑक्सीजन। फ्रेंड्स ध्यान से रहे, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधा हो या आदमी हो, ठीक है, सब अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का यूज करता है। लेकिन प्लांट की बात की जाए तो फूड के लिए यानी फोटोसिंथेसिस एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है खाना के लिए, अपने खाने के लिए। लेकिन प्रकाश संश्लेषण के लिए सब के सब क्या करता है, मतलब श्वसन के लिए सब के सब ऑक्सीजन को यूज करता है। तो प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जैसे कि 6CO2 + 12H2O लाइट बाय क्लोरोफिल होता है। प्रोडक्ट क्या आता है, C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6CO2 + 6H2O। इस तरह से रिएक्शन बैलेंस रहता है। और ये प्रकाश संश्लेषण किस तरह क्रिया है, तो रासायनिक अपचयन अपक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक अपचयन अपक्रिया है। नेक्स्ट, कोशिका की ऊर्जा इकाई एनर्जी करेंसी को क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी क्या कहा जाता है, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसको कहा जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एक सवाल आता है कि अब ATP का निर्माण कहाँ होता है, जो निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। यही वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है। और मैक्सिमम एनर्जी किस सर्कल में मिलता है, साइकिल में, तो क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में मैक्सिमम एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट, वंशगति नियम की खोज किसने किया था, तो वंशगति नियम की खोज किसने किया था, ग्रेगर मेंडल। ठीक है, और जो पौधा था मटर का पौधा पे, उस पर ही किया था। नेक्स्ट, जैसे इसमें से है चार्ल्स डार्विन, ये क्या इसका किससे रिलेटेड था, इसका नेचुरल सिलेक्शन है, यानी प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था वो चार्ल्स डार्विन देता है। जबकि ह्यूगो डी ब्रिज क्या दिया था, जो म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन या उत्परिवर्तन किसने था, ह्यूगो डी ब्रिज, या इसको म्यूटेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्वेश्चन नंबर 77, किस गैस को लाफिंग गैस भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए है नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है N2O को लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, मीथेन मार्स गैस, कार्बन डाइऑक्साइड तो मैक्सिमम जो ग्रीन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, तो जल के शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी फिटकरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट,
हालांकि इसके अलावा जो यूवी किरण है, यूवी किरण भी, उससे भी मतलब जल को शुद्ध किया जाता है। अब जल में एक्चुअली होता क्या है, जल का पता कैसे चलता है कितना शुद्ध है, तो BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो BOD क्या होता है, तो इसमें जो जैव न्यूनीकरण पदार्थ है वो इसमें मतलब रहता है, तो इसके लिए ये इस चेक किया जाता है। जबकि COD में जो केमिकल सब्सटेंस है या फिर वैसा चीज़ जो जैव न्यूनीकरण जैविक पदार्थों से नहीं हो पाया, जैसे कि शीशा, तो वो नहीं हो पाता है, तो इसके लिए इस दोनों का मेजर किया जाता है। शरीर में विलय कहाँ पाया जाता है, शरीर में विलय कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन ए छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी आंत में। इलियम, इसमें क्या करता है, इलियम छोटी आंत का प्रधान अंश है, इस स्थान पे अधिकतर पाचन व अवशोषण होता है। किसमें, इलियम में। इलियम में अधिकतम पाचन व अवशोषण होता है। नेक्स्ट, वैसे इसका दो अन्य भाग भी है। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, कितनी, चूँकि डायोप्टर मेजर किया जाता है तो कितनी डायोप्टर होगा, तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होता है फोकस दूरी का, फोकस दूरी मान लीजिए P है, डायोप्टर का तो 1/f होता है। f जो होता है वो मीटर में होता है, f किस में होता है, मीटर में। तो अगर इसी के अनुसार देखें 1/25, चूँकि ये सेंटीमीटर में है, इसको हमको मीटर कन्वर्ट करना है, क्या करना पड़ेगा, मीटर में करने के लिए ऊपर 100 से गुना करना पड़ेगा या 100 से डिवीजन। यहाँ से मैंने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, यानी 100/25, ठीक है। इसको अगर कट कर देंगे तो 4 डायोप्टर, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कितना होगा, 4 डायोप्टर। नेक्स्ट, प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, यानी इसका एक तरह से आविष्कार किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी, किसने, आइजैक न्यूटन, ये सिद्धांत दिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैडम ये जो क्यूरी हैं, इनका संबंध किससे था, मैडम क्यूरी का संबंध था रेडियम से, रेडियम से। नेक्स्ट, क्लोनिन मलेरिया की एक आम दवा है, ठीक है, जो डैश वृक्ष के प्राप्त किया जाता है। ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो कुनेन से, कुनेन के छाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, किससे, कुनेन के छाल से। नेक्स्ट, मानव शरीर में डैश मौजूद अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है, तो किसका होता है, ऑप्शन ए पीला। मानव आंख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम मतलब क्षेत्र में बड़ा होता है। आइरिस के बीच एक क्षेत्र होता है, इसका पुतली, यानी पुतली जो है, अब मान लीजिए ये आई है, एक सेकेंड, ये जो पीला रंग है आंख में, मान लेते पीला रंग जो है यानी येलो कलर आंख के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, यानी आसानी से उसको देखने में अच्छा लगता है। और मधुमक्खियाँ पराबैंगनी किरणें देख सकती हैं, जबकि गिद्ध सबसे ज़्यादा तीव्र दृष्टि पाया जाता है गिद्धों में, ठीक है। ये जो पीला रंग है आप देख सकते हैं कितना मतलब, और मानव शरीर का ये जो पीला पार्ट है ये सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र भी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, उर्वरक के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है, NPK ये क्या दर्शाता है, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम ये दर्शाता है। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाता है, यानी जो दोनों खाता है उसको क्या कहा जाता है, ऑप्शन बी सर्वाहारी, सॉरी ऑप्शन सी सर्वाहारी होगा। अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई पशु है वो क्या है कि मतलब शाकाहारी है, ठीक है, शाकाहारी है, ये मर भी जाएगा ना फिर भी मांस नहीं खा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके आसपास जो भी गाय है, आप गाय को देखिए, उसका अंतिम सांस क्यों ना हो, लेकिन वो कभी भी मतलब मांस नहीं खा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी जो आप जो मांसाहारी है जैसे टाइगर, उसको कितना भी कुछ कर लीजिए ना, आप कुछ भी कर लीजिएगा, ये कभी घास नहीं खा सकता है,
ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसा आदमी जैसा नहीं है कि कुछ निगल लिया। जबकि भालू की बात की जाए, एक जैसे भालू क्या है, एक सर्वाहारी है, वो आदमी को भी निगल सकता है और पेड़ पौधे को भी। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन की सांद्रता कितना है, लगभग कितना है वायुमंडल में? तो ऑप्शन ए 0.03%। कितना है? 0.03%। नेक्स्ट, जैसे कुछ गैस है जो बार बार पूछा जाता है वायुमंडल से रिलेटेड, कितना कितना परसेंटेज है, तो सर्वाधिक किसका है? तो सर्वाधिक जो है वो नाइट्रोजन है 78%, उसके अलावा ऑक्सीजन 21% लगभग। देखिए ये दोनों तो सबको याद है, ये दोनों तो सबको याद है, लेकिन जो याद नहीं है और जहाँ क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना है वो तीसरा नंबर पर है आर्गन। इसका कितना है? 0.9%। इन आर्गन आपको याद रखना कितना है? 0.9%। उसके अलावा CO2 है, वो कितना है? तो 0.03%। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 0.01%। और एक क्वेश्चन और पूछा गया है हाल ही में कि नियोन कितना है, तो नियोन और हीलियम, नियोन है 0.008% और हीलियम कितना है? 0.0005%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। इसमें पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कारण अंकुरन और जड़ में ऊपर और नीचे की ओर वृद्धि होता है। ठीक है। आप जो प्रकाश की ओर मुड़ जाते, जैसे मान लीजिए ये पौधा है और ये प्रकाश की ओर मुड़ गया, ठीक है, ये चला गया, इसको क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिज्म, यानी प्रकाश अनुवर्तक। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। और जो प्रकाश से दूर, यानी मान लीजिए ये प्रकाश ये ग्राउंड में ही, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी अंदर ही जा रहा प्रकाश से दूर, इसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? जियोट्रॉपिज्म। वही जल की ओर जो मुड़ जाए उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे या अन्य कीटों का उत्सर्जक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? कौन सा है? मेल, पिगी, नलिकाएं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? कहाँ पे पूछ रहा है? तो पृथ्वी पे सर्वाधिक कौन सा है? ऑस्मियम सर्वाधिक है। इसका जो घनत्व है वो कितना है? 22.587 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। वही प्लेटिनम की बात की जाए 21.25 है। और कुछ अन्य है जैसे कि कॉपर, अल्मुनियम, कॉपर या मरकरी, Hg या सिल्वर, ये सब क्या अक्रिय गैस है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपने बचपन से कई बार याद किया होगा कि वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टस। ऑप्शन ए। म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ध्यान रहे, म्यांमार का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत सरकार इसको कब अपनाया है? तो 26 जनवरी 1963 को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन ए मार्च 26 तक। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? मार्च 26 तक। और ये शुरुआत कब हुआ था? तो शुरुआत हुआ था 2017 में। ये भी पूछा जा सकता है कि शुरुआत कब हुआ था। इसमें क्या होता है? जो कृषि समुद्री प्रसंस्करण और खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग है उसको, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसको बूस्ट करना है इसके माध्यम से। नेक्स्ट, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी ऑप्शन डी। किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और ये जो संसद के सचिवालय के प्रधान की बात की जाए, यानी प्रावधान अनुच्छेद किस में है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 98 में। ये मेरे से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए थे, इंटरव्यू 64 इंटरव्यू में भी ये सेम सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो पारित हुआ था 1990 में, यानी ऑप्शन बी। लेकिन
लेकिन कब से ये महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 1992 में गठन हुआ, 1992 में। और अभी बात की जाए वर्तमान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, और ये 8वें है। अभी वर्तमान कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो किसने कहा था सुरक्षा कपाट? तो ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, और इन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? संविधान का आत्मा है, और अम्बेडकर को ही कहा जाता है संविधान का जनक भी, मतलब भारतीय संविधान का जो जनक या पिता जो भी कहिए, अम्बेडकर को ही कहा जाता है। अब क्या है, कुछ और इम्पोर्टेंट है अम्बेडकर जी से संबंधित, जैसे अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? 1991 में। नेक्स्ट, और इनसे एक और फैक्ट है, जैसे बहिष्कृत भारत जो था 1900, एक सेकेंड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता जो नहीं है वो कौन सा है? तो ऑप्शन बी विचरण की स्वतंत्रता, ये कहीं भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। माँ की मतदान की स्वतंत्रता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करना भी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए, आप करना ISPCS टेलीग्राम ग्रुप सर्च करके ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका PDF शेयर किया जा चुका है, जो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट 96, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था। तो कहाँ हुआ था सर्वप्रथम? ऑप्शन सी इंग्लैंड में। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? 97, सी भोगवा नदी पे। ये चूँकि करेंट में था, इसकी पूछने की संभावना है, ये मत सोचे कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये करेंट में अभी हाल के दिन में आया हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? सवाल है कैबिनेट मिशन का सदस्य कितना था? तो 3 था। तो नहीं कौन है? जो नहीं है वो ऑप्शन बी जॉन साइमन नहीं था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, यानी पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर इसका सदस्य था। और कब आया था? तो मार्च 1946 में, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी के आधार पे जो भारत में जो कैबिनेट का गठन हुआ था, इसी के आधार पे हुआ था। यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, किससे जुड़ा हुआ था? तो जो जुड़ा हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 से इसका संबंध है। और गांधी जी ने यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण नारा दिए थे, कौन? करो या मरो, वही है आज़ादी करो या मरो, और भारत छोड़ो, ठीक है। इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? हालांकि ये प्रस्ताव पहले पेश किसने किया? जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था, वो जो पेश किया था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, और इसको समर्थन या किसने किया था? समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? ये जो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। नेक्स्ट, फिर ये है असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में, 1 मार्च 1920 शुरू हुआ, खत्म कब हुआ? 12 फरवरी 1922 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका 2 चरण होता है। 1930 में ये गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया जाता है। नेक्स्ट, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर है? तो भगत सिंह का स्मारक है कहाँ पे? तो फिरोजपुर में। अभी चूंकि चर्चा में था, आम आदमी पार्टी ने वहाँ पे जाके कुछ कार्य किया है। किसके नदी किनारे? सतलुज नदी के आसपास है ये। नेक्स्ट, कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बोध संगीति का सभापति कौन था? इसका संबंध, ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल में, इसको इतिहास के दृष्टिकोण से ना देखें कि केवल और केवल आपको नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है। जी हाँ, नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, लेकिन बिहार स्पेशल भी पढ़ना है। ये कनिष्क के समय कौन हुआ था? तो चतुर्थ बोध संगीति, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष। कौन था? अश्व घोष। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली ले गया।
कहाँ से? तो ऑप्शन ए दौलताबाद से। नेक्स्ट, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन के पक्ष में था? तो मिशन के जो पक्ष में था वो कौन था? तो सरदार पटेल जी का कहना था कि जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में उसको स्वीकार करना चाहिए। बल्कि गांधी जी बोले तो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा प्लान था जो मतलब 10 दिन में मुस्लिम पार्टी स्वीकार करता है और 14 दिन में कांग्रेस। 16 वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 कहाँ पाया जाता है? तो 16 वन जो पाया जाता है वो पश्चिमी घाट, कहाँ पर? केरल में। तो आपको फ्रेंड्स याद रहे पश्चिम घाट ये है, ये पार्ट है, ये पश्चिमी घाट का पार्ट है। यहाँ जो केरल है, केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट, ये जो 16 है ये एक्चुअली में तमिल शब्द है, तमिल कोलाई शब्द का रूप है। किसका? कोलाई का, यानी कोलाई। और ये इसका मतलब क्या होता है? ठंडा स्थान, यानी कूल प्लेस। नेक्स्ट, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पे क्या प्राप्त होगा? तो क्या प्राप्त होगा? प्रति व्यक्ति आय, यानी जो टोटल इनकम, मान लीजिए इनकम बटा पॉपुलेशन क्या आ जाएगा? पर कैपिटा इनकम। ठीक है। सवाल है कि जो सकल यानी जो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, किस आधार पर मेजर किया जाता है? उसका जो आधार होता है वो साधन लागत या फिर बाजार लागत पे किया जाता है। ठीक है। इसको ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स क्लास में आपको डिटेल से बताया जाएगा, एक बार जो आप भूल नहीं पाइएगा जीवन भर। और इसका जो यानी सकल राष्ट्रीय आय का जो जन्मदाता किसे माना जाता है? साइमन कुजनेट्स को। किसको? साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। और भारत में एक इसे कुछ समितियां हैं, जैसे 1949 में क्या होता है? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। और एक चीज़ और जो बीपीएससी ने 2066 में पूछा था, ये सेम क्वेश्चन था कि एनएसएसओ और सीएसओ को विलय करके क्या बना गया? मतलब जो राष्ट्रीय आय है उसका मेजर कौन करता है? पहले अलग अलग करता था, लेकिन 2019 के बाद से एनएसओ करने लगा है। नेशनल सैंपल जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ये करने लगा है। नेक्स्ट, किस वर्ष एमआरटीपी आयोग की स्थापना किया गया था? एमआरटीपी पहले है क्या? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है। ये कब गठन हुआ था? तो 1969 इन ऑप्शन बी में। और इस अधिनियम कब आया है? तो 2002 में ये अधिनियम भी आया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो गहरा गर्त सबसे कौन सा है? चैलेंजर गर्त है, ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा कितना गहरा है? इतना गहरा है। इसका गहराई की बात कीजिए 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर है कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में। विश्व का दूसरा गहरा गर्त कौन है? टोंगा गर्त। इसका कितना है? ये भी प्रशांत महासागर में और 10,800। नेक्स्ट, भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम है, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी। अवरोही क्रम मतलब क्या? बड़ा से छोटा छोटा। सबसे पहले ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी है कितना एक्चुअली में? तो आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, लगभग 44% के आसपास है। 40 से 44 इसका रेंज है, तो ये भी ध्यान रखना है। सागर जल का सामान्य गहराई का स्थान को क्या कहता है? सामान्यता सागर जल का तापमान गहराई के साथ क्या होता है? तो गहराई के साथ क्या होगा? घटता जाएगा, चूँकि अंदर जाने पे ज़्यादा कोल्ड होगा। नेक्स्ट, सागर जल का जो तापमान है नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल नहीं बल्कि औसतन 17 डिग्री सी होता है एवरेज, लेकिन -5 से लेके 33 तक जाता है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है? रेड क्लिफ का संबंध किससे है? भारत और पाकिस्तान से। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान से। वही बात करें 49 डिग्री 49 डिग्री समानांतर रेखा, तो ये किससे है? यूएसए और कनाडा। जैसे मान लीजिए ये यूएसए है, ये देश यूएसए है, ये जो है ना ये 49 डिग्री ये है यूएसए और कनाडा। वही बात कर 38 डिग्री समानांतर किसके बीच है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। यहाँ पे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, 38 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट, और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा
1993 में भारत और अफगानिस्तान के बीच डिवीज़न का मतलब बनाया गया था। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहाँ ने बनवाया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति किसका शासक थे? ऑप्शन ए केकई के किसके शासक थे? केकई के। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध है जो ऑप्शन डी राष्ट्रीय आय से। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 65th बीपीएससी में पूछा गया। अगर किन्हीं को डाउट हो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो राष्ट्रीय आय से है। जो हिंदू वृद्धि दर है ये टर्म किसने यूज किया था पहली बार? प्रोफेसर राजकृष्ण ने। प्रोफेसर राजकृष्ण ने उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और जो मतलब हिंदू के जो भागवादी होना, परंपरावादी होना, इस तरह के कारण ये सब हुआ था। नेक्स्ट, वर्ष 1908 में भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में किसकी मतलब किसकी अध्यक्षता में स्थापना किया गया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी अमीर अली ने। ऑप्शन बी अमीर अली ने। वैसे मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में, 30 दिसंबर 1906 में। कहाँ में? ढाका में। और किसके? जो ढाका के जो नवाब था उसकी अध्यक्षता में। नवाब का नाम था सलीमुल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन में अगर सलीमुल्लाह खां हो, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अगर ऑप्शन में सलीमुल्लाह खां ना हो और ऑप्शन 4 वाला ऑप्शन हो तो आप आगा खां के साथ जा सकते हैं। इस तरह से कई स्टेट पीसेस में पूछा जा चुका है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के विभिन्न भागों में आंदोलन को तीव्र करने के क्रम में कई लोग शहीद हो गए। ऐसे कुछ शहीद एवं बिहार के क्षेत्र संबंधित हैं जो आपको बताना है। तो कौन कौन है देखते हैं। यानी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन इसका बी सही है। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बी यानी 1 का 2 फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव कहाँ थे? सिवान। 2 का 3 ध्रुव कहाँ था? तो ध्रुव जो था वो गया था। 3 का 4 यानी नहीं, एक सेकंड फ्रेंड, फुलेना प्रसाद कहाँ थे? तो फुलेना प्रसाद थे सिवान का, यानी जो श्याम बिहारी लाल थे ये कहाँ के थे? ये गया थे। ध्रुव कुमार कहाँ था? तो कटिहार का। वही अगर बात की जाए मुनि या कपिल मुनि डुमराव का था। नेक्स्ट, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाएगा? यानी कहना चाह रहा है किसको पार कीजिए और एक दिन एडिशनल जुड़ जाएगा। तो 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर। एक्चुअली ये इसको थोड़ा मैप में समझ लीजिए। ये मान लीजिए 180 डिग्री है। अगर आप इधर जाते हैं तो एक दिन क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। एक दिन माइनस होगा। सवाल है क्यों? क्योंकि सनराइज इन द ईस्ट बचपन से सुनते आए, सनराइज इन द ईस्ट यानी आप सूर्य की दिशा में जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है आपका जल्दी दिख जाएगा, एक दिन कम जाएगा। इधर जाइएगा तो एक दिन जुड़ जाएगा। ये कह रहा है 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्य के संपादन में सहायता एवं परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 73। किसमें? अनुच्छेद 73, जिसमें मंत्रिपरिषद का, जबकि कैबिनेट जो कैबिनेट शब्द है, कैबिनेट शब्द एक बार पूरे संविधान में किया गया है अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 74 का संबंध है कि राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था? तो कौन सदस्य था? तो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, ऑप्शन सी एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा। हालांकि एक बार इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी थी। यहाँ पर क्या है? विधानसभा का एच.डी. देवगौड़ा जो कुमार स्वामी का पिताजी है, ये कर्नाटक के हैं और अभी कर्नाटक में इलेक्शन भी हुआ है। 224 विधानसभा था सीट और वहाँ के जो मुख्यमंत्री बना है सिद्धारमैया। कौन बना है? सिद्धारमैया। और एक चीज़ और है जो चौधरी चरण सिंह है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 3 अपने कार्य मतलब कि ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी संसद का सामना नहीं किया, यानी सामना करने से एक दिन पहले रिजाइनेशन दे दिए थे। नेक्स्ट,
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन निम्न में से किसको देता है? तो किसको देता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति को देता है। किसको? राष्ट्रपति को। और इसका जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को देता है? अनुच्छेद 151। नेक्स्ट, भारत निर्माण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो 2005 से 6 में, 2005-6 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? किस सुल्तान ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था? तो किसने धारण किया था? ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 1927। और ये क्वेश्चंस बीपीएससी साइट 63 में पूछा है। भारत के दक्षिण छोर साउथ ट्रिप का नाम क्या है? साउथ ट्रिप जो है उसका नाम क्या है? साउथ जो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट, वही बात की जाए तो जो उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, वो जम्मू कश्मीर में, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर है। वही अगर जो पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, उसको किबितू कहते हैं। जबकि गुहार माता या गुहार मोतो जो है, ये कहाँ पर? गुहार माता या गुहार मोतो, ये गुजरात में है, जो दक्षिणी पॉइंट है। नेक्स्ट, भारत में कौन से संसद की वित्तीय समितियां हैं? कौन सा समितियां हैं? उपरोक्त सभी है। लोकलेखा समिति भी है, सरकारी उपक्रम समिति है और प्राक्कलन समिति है। लोकलेखा और प्राक्कलन समिति को क्या कहते हैं? जुड़वा कहते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितना है? 30। कितना है? 30। और सभी सदस्य लोकसभा को, तो ये इंपॉर्टेंट है। सभी सदस्य होता है लोकसभा का। राज्यसभा की बात करें, वही बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की वित्तीय समिति है? जो संसद की वित्तीय समिति है वो तीनों है। लोकलेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 है और सभी लोकसभा के हैं। लोकलेखा समिति की बात करें तो इसमें सदस्य संख्या 22 है। इसमें से जो राज्यसभा के 7 है और जबकि लोकसभा का कितना हो जाएगा? 15। नेक्स्ट, जो है, एक सेकेंड पेन। वह बेरोजगार जब वह बेरोजगार तब बढ़ता है जब व्यावसायिक गतिविधि में एक सामान्य मंदी होता है। उसको क्या कहा जाता है? जो सामान्य मंदी होता है उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। मतलब हुआ कि एक बेरोजगार को छोड़ के दूसरे गतिविधियों में शामिल हो जाता है, एक तरह से, उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ये सामान्यतः विकसित देश में मिलता है। अब परछन बेरोजगारी इसको कहते हैं। ये परछन जो बेरोजगारी है ये कृषि में दिखता है, मतलब जितना आदमी है उससे ज़्यादा जरूरत है। नेक्स्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुआ था? जो संधि हुआ था 1871 में। ऑप्शन डी किसके बीच हुआ था? तो एक युद्ध हुआ था, सेडन का युद्ध हुआ था, उसी में हुआ था। और फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। और ये टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 1973 हुआ था, उसी में घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में होती है। तो किस में होता है? क्षोभ मंडल। जो पहला मंडल है क्षोभ मंडल, समताप मंडल। जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत की घटनाएं होती है, जबकि क्षोभ मंडल में क्या होता है? तो मौसमी घटनाएं होती है, जो वर्षा, बादल, गर्जन, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? नेक्स्ट, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? जो मत देने का अधिकार है वो सिंपल अधिकार क्या है? तो अप्रत्यक्ष कानूनी अधिकार है। मत देने का अधिकार क्या है? तो कानूनी अधिकार है। और ये इसका वर्णन किस में है? तो जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 यानी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में है। ठीक है। और अनुच्छेद 326 में मत देने का अधिकार एक वयस्क आधार पर, मतलब अनुच्छेद क्या रहा है? अनुच्छेद 326 में वयस्कों को मत देने का अधिकार, इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? जीडीपी और जीएनपी में जो अंतर है, विदेशों से प्राप्त आय शुद्ध साधन आय है, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। आप देखिए, जस्ट अभी थोड़ा सा बता देते हैं, बाकी क्लास में चलेगा। जीडीपी एंड जीएनपी,
यहाँ लिखा है ये। जीडीपी में आपको क्या देखना है, स्थान, क्या देखना है, स्थान, कहाँ पे उत्पादन हुआ। और जीएनपी में क्या देखना है, व्यक्ति, कौन व्यक्ति उत्पादन कर रहा है। मतलब जैसे मान लेते हैं आपको नौकरी लग गया, भविष्य में आईएएस बन जाते हैं और आपको फॉरेन डिपार्टमेंट मिलता है, सॉरी ठीक है, तो आप जाते हैं, आप कहाँ काम कर रहे हैं, फॉरेन में। तो जो आप जिस जगह पर रहिएगा, एम्बेसी भी है ना, वो जिसे मान लेते हैं अमेरिका का एम्बेसी है भारत में, जो अमेरिकन एम्बेसी है, तो एम्बेसी भी जिस देश का होता है उसी का पार्ट होता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भारतीय एम्बेसी अमेरिका में है, तो ये एम्बेसी जो है यानी स्थल जो होगा, दूतावास स्थान जो है, वो भी भारत के स्थान के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, वैसे मान लेते सचिन तेंदुलकर जाके अमेरिका में पेप्सी का प्रचार किया। ठीक है, व्यक्ति कहाँ का, ये व्यक्ति है भारत का, सचिन तेंदुलकर, तो किसके जीएनपी में होगा, भारत में, लेकिन किसके स्थान पर है, अमेरिका में। तो जीडीपी किससे जुटेगा, जीडीपी अमेरिका के जीडीपी में जुटेगा, लेकिन जीएनपी भारत में। नेक्स्ट, बिहार में एक सेकेंड फ्रेंड,